सभी प्रशिक्षुओं को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र साइंस के बारे में चर्चा करनी है। साइंस में आपके बहुविकल्पी का सीरीज चल रहा है। जो क्वेश्चन चल रहा है वो बहुविकल्पी चल रहा है और 39 क्वेश्चन तक कराया जा चुका है। आज जो इस वीडियो में चर्चा करेंगे वो 40 क्वेश्चन से चर्चा करेंगे। और आपको पता होगा कि 39 क्वेश्चन तक जो भी कराया गया है बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। उसके प्रत्येक ऑप्शन के बारे में बताया गया है जिससे कि और भी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। अगर उससे संबंधित कोई और भी प्रश्न आ रहा है तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसी से प्रश्न आ रहा है या उस टाइप का ही प्रश्न आ रहा है तभी हम कर पाएंगे। अगर हम प्रत्येक ऑप्शन के बारे में जो इम्पोर्टेंट है प्रत्येक ऑप्शन के बारे में चर्चा कर लेंगे तो और भी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। इसीलिए कोशिश किया जाता है कि प्रत्येक ऑप्शन के बारे में भी चर्चा कर लिया जाए, बता दिया जाए आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 40 नंबर से। स्टार्ट करने से पहले अगर आप प्लीज हमारे वीडियो में नए होंगे या हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 40। करत चने के बीज में दो हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम है। यानी चना का जो बीज हमारा होता है, चना का बीज में जो हल्के पीले रंग का जो मूलांकुर के रूप में निकलता है, जो अगर आप उसको क्या करते हैं कभी खेत में डालते हैं तो वही निकलता है, जो हल्का पीला रंग होता है वही आपका मूलांकुर के रूप में धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, तो वही कह रहा है चने के बीज में दो हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम क्या है, तो उसको हम बोलते हैं बीज पत्र बोलते हैं। जो क्या बनता है बाद में वही बीज धीरे धीरे पत्तों के रूप में बन जाता है, उसको बोलते हैं बीज पत्र बोलते हैं। पहला बीज चोल नहीं होता। बीज चोल का मतलब होता है जो बीज को कवर कर रखा रहे। भ्रूण भ्रूण का मतलब भ्रूण से कोई यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है। मूलांकुर तो आपका बाद में निकलता है, पहले बीज पत्र ही अंदर होता है, बाद में वो मूलांकुर का रूप धारण कर लेता है। तो चने के बीज में जो हल्के पीले रंग की संरचनाओं का जो नाम है वो क्या है, बीज पत्र होता है। क्या होता है, बीज पत्र होता है। 49 क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी 41 क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी है, इसको याद कर लीजिए। मनुष्य के शरीर में पसलियों की जो संख्या होती है, पसलियों की जो संख्या होती है वो 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी होती है, इसको याद रखिएगा। कुछ चीजें होती हैं फिक्स होती हैं, उसको याद ही रखना है। तो जो पसलियों की संख्या होती है मनुष्य के शरीर में वो 12 जोड़ी होती है। अब जैसे 42 क्वेश्चन है, ये भी मीन्स इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना है आपको कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। और ये पिछली वीडियो में भी ये क्वेश्चन कराया गया है, रिपीट किया गया है ये क्वेश्चन। तो मनुष्य की खोपड़ी, सॉरी, मनुष्य की खोपड़ी में 28 हड्डियां होती हैं, 28 अस्थियां होती है। जो आपका खोपड़ी होता है, स्ट्रक्चर होती है, जो ब्रेन होती है, ये इस तरीके की, इसमें 28 हड्डियां होती हैं। ये थोड़ी सी भी अगर खोपड़ी डिस्टर्ब होती है तो सारा काम करना बंद हो जाता है। जितने भी नर्वस सिस्टम होते हैं सब इसी से अटैच होते हैं, सब इसी से जुड़े होते हैं। जो भी हमारी बॉडी में क्रियाएं होती हैं सब इन्हीं के द्वारा संदेश का कार्य किया जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये बहुत ही नाजुक बॉडी का जो पार्ट है, ये बहुत ही नाजुक होता है। कहीं से भी थोड़ा सा आघात पहुंचा, अगर ये डिस्टर्ब हुआ तो सारी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, 28 अस्थियां होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी है। दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित यानी जो चार ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा ऐसा प्राणी है जो दौड़ता है। चमगादड़, चमगादड़ उड़ता है, चमगादड़ उड़ता है। एंटीलोप, ये एंटीलोप ही हमारा है, जो हमारा एंटीलोप है यही क्या होता है, दौड़ने के लिए उपयुक्त होता है। एंटीलोप जो होता है यही दौड़ने के लिए, एंटीलोप आप जानते होंगे, जो एंटीलोप बारहसिंगा टाइप जो होता है, बारहसिंगा ये होता है, इसको उसको एंटीलोप कहते हैं। ये दौड़ने के लिए उपयुक्त होता है।
यूरोमैट्रिक्स नहीं। इसी को जान लीजिए, ये एंटीलोप है, ये हिरन जैसा नहीं, बारहसिंगा इसको बोलते हैं। बारहसिंगा। ये दौड़ने के लिए क्या है? अनुकूलित प्राणी है, दौड़ने हेतु उपयुक्त किया जाता है। चमगादड़ उड़ने के लिए होता है। और यूरोमैट्रिक्स जो होता है, जो यूरोमैट्रिक्स जो होता है, ये भी नहीं है, ये दौड़ने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। साइरन, ये भी नहीं है। तो एंटीलोप, इसका ऑप्शन ब सही है, एंटीलोप। चौथा क्वेश्चन देखिए, सॉरी 44 क्वेश्चन देखिए। दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को अलग करने की विधि क्या कहते हैं? दही को मथनी द्वारा, ये आप अपने घर पे इसका प्रैक्टिकली कर लेते होंगे कि दही को जब मथा जाता है तो उसमें केंद्रण एक फोर्स होता है। जब हम उसको मथते हैं तो क्या होता है, उसका जो क्रीम होता है वो तली के साइड साइड्स में लग जाता है। यानी जो, जब हम दही को मथनी से मथते हैं तो होता क्या है कि अब केंद्रण एक फोर्स होता है और उसी के माध्यम से जो उससे क्रीम्स वगैरह होते हैं, क्रीम वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं, तली के साइड साइड्स में, यानी कि तली के चारों तरफ लग जाते हैं, एक तरफ हो जाते हैं। तो ये अपकेंद्रण के द्वारा ही होता है, ऊर्ध्वपातन नहीं होता है। ऊर्ध्वपातन आपको पता होना चाहिए कि जैसे आप, ऊर्ध्वपातन का मतलब ये होता है जिसको हम हीट करें वो डायरेक्ट किसमें चेंज हो जाए, गैस में चेंज हो जाए। जैसे कपूर है आपका, कपूर को जैसे ही हम जलाते हैं तो क्या होता है, वो लिक्विड में ना चेंज होकर के सीधे वो किस में हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। तो वो ऊर्ध्वपातन होता है। तो ऊर्ध्वपातन से यहाँ कोई मतलब नहीं होता है। तल छठीकरण, तल छठीकरण का मतलब होता है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको क्या करते हैं कि जैसे पानी में है और उसको हम पानी में डाल रहे हैं, तो उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तो क्या कहते हैं कि इसको थोड़ी देर तक छोड़ देने पर ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, तली में बैठ जाएगी। वही तल छठीकरण कहलाएगा। पानी अलग हो जाएगी और वो धीरे से क्या हो जाएगी, तली में बैठ जाएगी। तो यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है। निस्पंदन, ये भी नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो है अपकेंद्रण होगा। अपकेंद्रण ही फोर्स जो काम करता है, वो जब मथनी को हम मथते हैं तो उसके घी क्या होते हैं, जो मक्खन होते हैं वो अलग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से यौगिक है, कौन सा यौगिक है? यानी चार ऑप्शन दिया है, इसमें से एक यौगिक होगा, बाकी सब मिश्रण होंगे, अदर होंगे। ठीक है, तो यौगिक और मिश्रण का ही तो होगा। तो जो जल है, जल हमारा क्या है, जल हमारा यौगिक होता है। क्यों? यौगिक का मतलब क्या होता है कि जिसका एक निश्चित अनुपात हो, जैसे H2O। H2O जल जो होता है, जल का जो फार्मूला होता है वो H2O होता है। इसमें हाइड्रोजन का 2 रेशियो होता है और ऑक्सीजन का 1 रेशियो होता है। तो यौगिक वही होता है जिसमें जिसका एक रेशियो फिक्स हो, जिसका अनुपात फिक्स हो, वो यौगिक होगा। और मिश्रण वो होता है जिसमें हम कितना भी चीजों को मिलाते जाएंगे उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो वो मिश्रण हो जाता है। तो जैसे सोना है, सोना भी एक मिश्रण है। आप सोनार के पास जाते होंगे तो 18 कैरेट, 16 कैरेट, ठीक है, 22 कैरेट, 20 कैरेट, किसी का भी मिल जाता है आपको सोना, वो कहलाएगा सोना ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये एक मिश्रण है, इसको मिला दिया जाता है उसमें। पीतल भी मिश्रण है, चांदी भी मिश्रण है आपका। तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? तो जल आपका क्या है, यौगिक है। क्यों? क्योंकि इसका एक निश्चित अनुपात होता है, एक निश्चित रेशियो में इसको मिलाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम कम ज्यादा करेंगे तो जल नहीं हो जाएगा, कुछ और भी बन सकता है। ठीक, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 46 नंबर देखिए, कह निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से अलग करती है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि है जो घुलनशील ठोस पदार्थों को, यानी ठोस पदार्थ हो और वो जल में घुलनशील हो, ऐसा नहीं कि वो जल में घुले ना। जैसे अगर हम जल और रेत की बात करेंगे तो ये जो रेत होगा ये जल में घुलेगा नहीं, तो ये जल में घुलनशील नहीं है। तो ऐसा हो जो जल में घुलनशील हो और ठोस हो। जल में घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से अलग करती है। अगर वो द्रव में घुलनशील है, यानी जो ठोस पदार्थ है अगर वो द्रव में घुलनशील है तो उसको हम किस विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं? तो अगर हम बात करें निथारना विधि से, तो निथारना विधि नहीं होगा। निथारने विधि का मतलब यही होता है कि हम पानी को छोड़ दें,
जब पानी स्थिर बैठ जाएगी, स्थिर हो जाएगी, तो उसमें जो चीजें ठोस पदार्थ होगा वो नीचे बैठ जाएगा और चीजें ऊपर हो जाएंगी। तो ये तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर वो जल में घुलनशील है तो धीरे धीरे वो घुल जाएगा, वो नीचे नहीं बैठेगा, धीरे धीरे वो घुल जाएगा। तो इससे कोई मतलब नहीं होता निथारने से। वाष्पीकरण, हाँ वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में क्या होता है कि इसको हम जब हीट करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, जो पानी होता है वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाता है और हमारे जो ठोस पदार्थ रहती है वो बची रहती है। तो जो हमारी ये घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से अलग करने की जो विधि है ये वाष्पीकरण ही विधि है। ठीक है। स की बात करें, तलछटीकरण, तलछटीकरण में भी वही प्रक्रिया होगी कि धीरे धीरे ये चीजें तली में बैठ जाती है। छानना, छानने में छानेंगे कैसे? अगर वो जल में घुलनशील है, जो ठोस पदार्थ है जल में घुलनशील है तो उससे तो छनेगा ही नहीं, वो तो जल के साथ चला जाएगा ना, उससे छानने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है वाष्पीकरण। 2016 और 2017 दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 47 क्वेश्चन देखिए, किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी धातु के तल के क्षेत्रफल, ये आपको केवल गुमराह करने के लिए कहा जा रहा है कि धातु के तल का क्षेत्रफल, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ मतलब है क्षेत्रफल से। अगर किसी भी बात में क्षेत्रफल आ गई तो क्षेत्रफल का मतलब होता है कि उसमें लंबाई होगी और क्या होगी, चौड़ाई होगी। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और चौड़ाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। लंबाई का भी मात्रक मीटर और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर। तो मीटर जब मीटर से मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। जब लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर हो गया तो जब मीटर मीटर से मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो गया। तो जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग मीटर। क्या होता है, वर्ग मीटर। चाहे आप मीटर स्क्वायर लिख लीजिए या फिर आप क्या कर दीजिए इसको, वर्ग मीटर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। रही बात ऑप्शन ए की, घन मीटर, ये घन जो मीटर है ना ये आयतन का मीटर, आयतन का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, ये आयतन का मात्रक होता है। और मीटर किसका मात्रक होता है, ये दूरी का मात्रक होता है। और किलोमीटर किसका मात्रक होता है, ये भी दूरी की बड़ी मात्रक होती है, यानी मीटर किलोमीटर। ठीक है, मीटर से बड़ी मात्रक किलोमीटर होती है। तो ये दोनों एक ही मात्रक है, एक ही के मात्रक हैं ये, मीटर किलोमीटर। घन मीटर आयतन का मात्रक है, वर्ग मीटर किसका मात्रक है, ये क्षेत्रफल का मात्रक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन स सही है। चलिए, 2016 में प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये सब प्रश्न। 48 नंबर देखिए, मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है। ये चीजें आपको पिछली वीडियो में बताया गया है कि मछली में जो सांस लेने का जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है, सांस किससे लेती है वो, तो वो आपकी गलफड़ा होता है, फेफड़ा नहीं होता है, इसमें गलफड़ा होता है। ठीक है, मछली गलफड़े से सांस लेती है। मछली किससे सांस लेती है, गलफड़े से सांस लेती है। चलिए, अगला 49 क्वेश्चन देखिए, पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल है। जो पहलवान भार को उठाता है, पहलवान जो भार को उठाता है उसमें कौन सा बल, वो किस बल के माध्यम से भार को उठाता है। पहलवान को भार उठाने में लगने वाला जो बल होता है कौन सा बल होता है, तो ये पिछले वीडियो में भी बताया गया है कि ये कौन सा बल होता है, पेशी बल होता है। अपने पेशियों के द्वारा भार को उठाता है। जब हम कोई भी चीज को उठाते हैं, पहलवान ही नहीं, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति हुआ, किसी भी वस्तु को जब उठाएगा तो अपने पेशी बल का ही उपयोग करेगा वो। विद्युत बल नहीं, विद्युत बल इलेक्ट्रिक से मतलब है, ये इलेक्ट्रिक से मतलब है, इससे यहाँ कोई अर्थ नहीं होता है। चुंबकीय बल, ये मैग्नेट फोर्स है। ठीक है, मैग्नेट, मैग्नेट फोर्स है ये, इसका यहाँ भी कोई रोल है। इसका विद्युत में रोल होता है। चुंबकीय बल का जब करंट फ्लो होती है तो उसमें मैग्नेट का कार्य करता है, मैग्नेट बन जाता है। तो ये पेशी बल से या भार उठाने से इसका कोई अर्थ नहीं है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो इसका जो आंसर, सही आंसर है वो है ऑप्शन अ, पेशी बल। ठीक, ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर, मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है। इसके बारे में बताया भी गया था कि मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी होती है। तो बहुत अच्छी तरीके से पिछले वीडियो में बताया गया है, एक एक चीज को समझाया गया है कि मानव शरीर में जो सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, यकृत होती है। कौन सी, यकृत। और बताया भी गया था कि यकृत का जो कार्य होता है, इसका कार्य क्या होता है, ये पाचन के लिए आवश्यक जैव रासायनिक बनाते हैं,
ये जैव रासायनिक बनाते हैं, जो कि प्रोटीन को क्या करते हैं, संश्लेषित करते हैं, प्रोटीन को संश्लेषित करते हैं। ये यकृत होते हैं। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है? यकृत होती है। ये जैव रासायनिक को बनाती है, उसी के माध्यम से हमारी जो पाचन प्रक्रिया होती है चलती है। अग्नाशय, अग्नाशय के बारे में बताया गया था कि अग्नाशय जो होता है, ये एक पेट का एक स्थित स्थित एक अंग होता है। जो अग्नाशय है, ये पेट का अंग है। और इसका कार्य ये है कि जो भी हम अपने शरीर में, मतलब जो भी हम भोजन करेंगे, जो भी खाएंगे या ग्रहण करेंगे, तो वो क्या करेगा कि भोजन को शरीर की, उसी भोजन को शरीर की कोशिकाओं को देने के लिए एक ईंधन बनाएगा, मतलब ईंधन में बदल देगा। जैसे जो भी हम खाना खाएं, अब खाना जैसे ही हमारे पेट में जाएगा, तो अग्नाशय क्या करेगा कि उसको हमारी पेशियों को देने के लिए, यानी हमारी कोशिकाओं, सॉरी, कोशिकाओं को देने के लिए, इसको कोशिकाओं को, ये कोशिकाओं को चाहिए एनर्जी, कोशिकाओं को देने के लिए उसी खाने को ईंधन के रूप में कन्वर्ट कर देती है, और वो चली जाती है कहाँ? कोशिकाओं के पास। और उसी तरीके से हमारी बॉडी वर्क करती है। तो इसका मुख्य कार्य यही है कि ईंधन में बदलना, भोजन को ईंधन में बदल करके कोशिकाओं को प्रदान करना होता है। लार ग्रंथि, लार ग्रंथ भी हमारे भोजन पचाने में ही वर्क करते हैं। जब हम किसी चीज को खाते हैं, तो हमारे मुंह में जाता है, तो उसके बाद लार के द्वारा उसको क्या करती है, उसमें पूरा लार मिलता है। लार मिल करके फिर उसको खाने को स्वादिष्ट और भी स्वादिष्ट बना देता है। और वो अब जाता है, धीरे से अंदर जाता है, पेट के अंदर जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये लार ग्रंथ भी हमारी क्या करती है, पचाने में कार्य करती है। लेकिन जो बड़ी पाचन ग्रंथि है वो हमारी यकृति है। मधुमेह, मधुमेह हमारी एक बीमारी है, आपको पता है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। 51 नंबर देखिए, पित्त रस का निर्माण करता है। अब पित्त रस का निर्माण कौन करता है? इसको देख लीजिए कि पित्त रस का जो निर्माण करता है, वो कौन करता है? तो आपका यकृत ही होता है, जो पित्त रस का निर्माण करता है। ठीक है, पित्त रस का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। इस यकृत का जो अनोखा कार्य होता है, ये जीव को जीवित रखने का कार्य करता है। जो यकृत है, इसका जो अनोखा कार्य है, अनोखा कार्य जो होता है, ये क्या करता है? ये जीव को जीवित रखने का कार्य करता है। जीव को जीवित रखने का कार्य करता है। ठीक है, तो पित्तरस का जो निर्माण करता है, वो कौन करता है? यकृत करता है। लेकिन थोड़ा हम पित्ताशय के बारे में बता देते हैं, पित्ताशय क्या होता है। देखिए, पित्ताशय जो है ना, ये भी एक पाचन तंत्र का हिस्सा होता है। जो पित्ताशय होता है, ये भी एक पाचन तंत्र का हिस्सा होता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है, वो पित्त को संग्रहित करना होता है। पित्ताशय का मुख्य जो कार्य होता है, ये पित्त को क्या करता है? पित्त को संग्रहित करता है। संग्रहित करता है। ठीक, पित्ताशय पित्त को क्या करता है? संग्रहित करता है। और ये वसा को तोड़ने में भी मदद करता है। पाचन तंत्र की जो वसा होती है, वसा को तोड़ने में भी मदद करता है हमारा कौन? पित्ताशय। वसा को तोड़ने का मतलब क्या होता है? जैसे आप खाना खाते हैं, जब आप ज्यादा खाते हैं, या ऐसे यूं ही कह लीजिए, जब मोटे व्यक्ति होते हैं, जो मोटे व्यक्ति होते हैं उसमें, मोटे जो व्यक्ति होते हैं उसमें फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, वसा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो ओवरडोज लेते हैं। जब ज्यादा खाना खाएंगे तो क्या होगा कि कुछ खाना ग्लूकोज में बदल जाता है। जो आप खाते हैं, कुछ चीजें ग्लूकोज में बदल जाती हैं, और बहुत सारी चीजें क्या चली जाती हैं? वसा के रूप में साइड में चली जाती हैं। तो आप देखते हैं कि आपका एक्स्ट्रा फैट दिखता रहता है। तो जो ये वसा होती है, इसका काम, मुख्य कार्य ये होता है, जब आप कभी आपको खाना नहीं मिलेगा, या भूख लगी, आपको भोजन नहीं मिला, तब क्या होता है? इन वसा का कार्य स्टार्ट हो जाता है। तब ये क्या करती हैं? ये वसा उसमें टूटने लगती हैं, टूट करके आपको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। जो वसा होती हैं, जब आपको
भूख लगी और खाना नहीं मिला या कुछ खाने को नहीं मिला, तब उस समय क्या होती है, वसा जो होती है ये टूटना स्टार्ट करती है और आपको एनर्जी प्रोवाइड कराती है। लेकिन ये प्रक्रिया होने में समय लगता है, थोड़ा सा समय लगता है। इसलिए देखेंगे कि जैसे भी आप तली भुनी चीजें ज्यादा खाएंगे तो उसमें डायरेक्टली वसा होता है, उसमें ग्लूकोज की मात्रा नहीं होती है। इसीलिए कहा गया है अगर आप खाने पे ध्यान देंगे, जैसे आप फल्स फ्रूट्स वगैरह खाएंगे तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट वो ग्लूकोज में चेंज होती है, उसमें फैट नहीं होता है, वसा नहीं होती है। तो जिससे क्या होगा, मोटापा जैसी बीमारी नहीं होगी। तो पित्ताशय का जो कार्य है, ये पित्त को संग्रहित करना होता है इसका कार्य, और वसा को तोड़ने में भी मदद करती है पित्ताशय। ठीक है। रही बात हृदय की, तो हृदय में क्या होता है, हृदय का मेन काम तो आपको पता है कि बहुत सारा इनका काम होता है, और ये ऑक्सीजन को भेजती है, यानी कोशिकाओं को कंटिन्यू के साथ ऑक्सीजन को भेजती है। अगर ये बंद हो गई तो कहानी खत्म, सब सारी क्रियाकलाप बंद हो जाएगी। तो हृदय का यही है, मुख्य कार्य यही हो जाता है कि ये कोशिकाओं को कंटिन्यू के साथ ऑक्सीजन को भेजती रहती है। ठीक। उसके बाद चौथा ऑप्शन है बड़ी आंत। बड़ी आंत, तो जो बड़ी आंत होती है, ये भोजन के अपशिष्ट को मल में बदल देती है। बड़ी आंत होती है, ये भोजन जो आप खाते हैं उसका जो खराब पदार्थ होता है वो उसको मल में बदलती है, और जब आप शौच करते हैं तो उसे शरीर उस शरीर को उसे मल को शरीर से बाहर निकाल देती है। ये कार्य किसका है, बड़ी आंत का। बड़ी आंत का यही कार्य है ना, कि ये भोजन के अपशिष्ट को क्या करेगी, पहले मल में चेंज करेगी, यानी खराब पदार्थों को मल में भेज देगी। अब जब आप शौच जाएंगे, शौच जाते हैं, तो उस शौच के माध्यम से मल को ये क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है। ये काम बढ़िया करती है। ठीक। तो इतना आई थिंक समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। 52 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मानव दांतों के प्रकार। मानव दांत के कितने प्रकार होते हैं? मानव दांत के 4 प्रकार होते हैं। जो मानव दांत के प्रकार हैं, मानव दांतों के प्रकार कौन है? ये कृतंक है, रदनक है, प्रचवड़ तथा चवड़, ये चारों होते हैं। जो मानव दांत के प्रकार होता है ये चारों होते हैं। कृतंक, तो अगर हम कृतंक की बात करें तो कृतंक चपटे आकार की होती है। किस आकार की होती है? चपटे आकार की। कृतंक जो होती है ये चपटे आकार की होती है। चपटे आकार की, ये चपटे आकार की होती है। और ये बच्चे के पहले दांत होते हैं। जो बच्चे होते हैं ना, स्टार्टिंग जो दांत निकलता है वो यही होते हैं, बच्चे के पहले दांत होते हैं। बच्चे के पहले दांत है ये। और इनका जो मंथ होता है वो कब से होता है? छठ छठ से सातवें मंथ। छठवें से लेके 6 से 7वें महीने में ये निकल जाते हैं। ठीक। ये है कृतंक। अब बात आती है रदनक की। तो रदनक, जो रदनक दांत होते हैं इनकी संख्या 4 होती है। रदनक दांत की संख्या 4 होती है, और कृतंक दांतों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। रदनक दांतों की संख्या 4 होती है। ये भोजन के फोड़ने में, सॉरी, भोजन के फाड़ने में मदद करती है। यह भोजन को फाड़ने में मदद करती है। ठीक है। ये रदनक है। इसी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब चवर्णक, प्रचवर्णक या तथा चवर्णक, ये भोजन के चबाने में मदद करते हैं। जो ये होते हैं ये भोजन के चबाने में मदद करते हैं। किसमें? चबाने में। ये भोजन के चबाने में मदद करते हैं। इनकी संख्या 12, 12 चौ 8 4 12, 12 12 24, ये इसकी संख्या 12 होती है और इसकी संख्या शायद 8 होती है। ठीक। ये सब चबाने में मदद करते हैं। चलिए, ये 52 नंबर हो गया। तो इसका जो मानव ये दांतों के प्रकार कौन होंगे? ये सभी होंगे। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन द सही होगा।
53 क्वेश्चन देखिए, दांतों को कठोरता किसके कारण होती है? तो दांतों की जो कठोरता होती है वो इनेमल के कारण होती है। कैल्शियम की तो ये सारी हड्डियों के लिए आवश्यक है, लेकिन जो दांतों की कठोरता स्पेशली इनेमल से होती है, इसीलिए कहा था दांतों वगैरह को कभी घिसाना नहीं चाहिए। कभी भी अगर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, दांत को साफ कराने के लिए चले जाते हैं दांत को साफ कराने के लिए, तो क्या करते हैं, उसको घिसवा देते हैं। तो दांत को जब घिसवाएंगे तो इनेमल जो होती है ना, ये जब खत्म हो जाएगी तो इससे कठोरता, यानी ये फिर जो हार्डपन है ये खत्म हो जाएगा, तो दांत कमजोर हो जाएगा। तो दांतों की जो कठोरता होती है वो इनेमल के कारण होती है। आयरन ये तो ब्लड से संबंधित है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन ब सही है। 54 नंबर देखिए, अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिका किसका श्रावण करती है? तो इसको याद रखिएगा, अग्नाशय की लैंगरहैंस की जो दीपिका होती है, ये इंसुलिन का श्रावण करती है। किसका? इंसुलिन का श्रावण करती है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। 55 नंबर का है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का मात्रक ये कुंतल नहीं, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। किलोग्राम से कुंतल बना हुआ है, वो अलग चीज है। ठीक, कौन सा होता है? किलोग्राम। ग्राम भी नहीं है, न्यूटन भी नहीं है, न्यूटन तो बल का मात्रक होता है, ये तो बल का मात्रक है। किलोग्राम, कुंतल, ग्राम ये सब एक ही है, लेकिन द्रव्यमान का जो स्पेशली मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। किलोग्राम। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 56 नंबर, टांका है क्या जल संचय की विधि, सिलाई करने की विधि, बांग्लादेश की मुद्रा, प्रदूषण मापने की विधि? अगर ये ऐसे लिखा होता टाका, तब ये क्या हो जाता है, बांग्लादेश की मुद्रा हो जाती। लेकिन टांका लिखा है, चंद्रबिंदी लगा है, इसलिए सिलाई करने की विधि है, टाका मारा जाता है। ठीक, तो ये सिलाई करने की विधि है। टच मी नॉट कहते हैं, टच मी नॉट, टच मी नॉट किसे कहते हैं? तो एक पौधा आप देखे होंगे कि जैसे आप उसको छूते होंगे तुरंत वो सिकुड़ जाती होगी और थोड़ी देर बाद फिर फैल जाएगी, तो उसको बोलते हैं छुई मुई। क्या बोलते हैं? छुई मुई का पौधा होता है, छुई मुई का पौधा। इसको बोलते हैं टच मी नॉट, टच मी नॉट, इसको बोलते हैं टच मी नॉट। तो कौन सा पौधा है? छुई मुई का पौधा है। नारियल तथा कमल में कौन सा प्रकीर्णन होता है? तो नारियल और कमल में वायु प्रकीर्णन नहीं, वायु प्रकीर्णन नहीं होता है। जल प्रकीर्णन, हाँ, इसमें कौन सा प्रकीर्णन होता है? जल प्रकीर्णन होता है। जंतुओं का प्रकीर्णन बिल्कुल नहीं, ये सभी बिल्कुल नहीं। तो नारियल तथा कमल में कौन सा प्रकीर्णन होता है? जल का प्रकीर्णन होता है, ये जल के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 59 क्वेश्चन, मानव शरीर में पाए जाने वाली पाचन ग्रंथियां हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली कौन कौन सी पाचन ग्रंथियां हैं? तो यकृत भी पाचन करने के लिए यूज में आती है, अग्नाशय भी होती है, लार ग्रंथियां भी होती हैं। अभी सबके बारे में बताया गया था कि पाचन ग्रंथियां यकृत भी है, लेकिन यकृत है, अग्नाशय है, लार ग्रंथियां है, लेकिन सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है? यकृत ही है। बाकी पाचन ग्रंथियां यकृत भी हैं, अग्नाशय भी हैं और लार ग्रंथियां हैं, यानी ये सभी। ऑप्शन कौन सही है? ये गलत, ये गलत, ये गलत। ऑप्शन द सही है, ये सभी, सब ये है पाचन ग्रंथियां। ठीक, छठवां क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, सॉरी 60वां क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन जो अग्नाशय से निकलता है की कमी से रोग होता है। किसकी कमी से इंसुलिन हार्मोन जो अग्नाशय से निकलता है, किसकी कमी से होता है? वो मधुमेह की कमी से होता है। किसी कमी से? मधुमेह की कमी से इंसुलिन हार्मोन जो अग्नाशय के द्वारा क्या होता है, निकलता है, ये मधुमेह की कमी से होता है। तो दोस्तों आज 60 क्वेश्चन तक ही करा रहे हैं, आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। सबको अच्छे तरीके से ऑप्शन को समझाया गया है, जिससे कि इससे संबंधित कोई भी अगर क्वेश्चन आए आपको, तो आप बड़ी आसानी से उसको कर लें। ठीक है, तो इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा उसको। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट अवश्य करिएगा। ठीक है, और अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और वीडियो देखने के बाद प्लीज प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।